हेलो स्टूडेंट्स। आज डायरेक्शन का एक और स्टेप जो कि हमारे पास होता है C4 साइकिल, या जिसको हम हैच एंड स्लैग पाथवे कहते हैं, उसको हम देखेंगे कि किस तरह से ये साइकिल हमारे प्लांट्स में होता है। तो क्योंकि इस साइकिल को सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने इन साइकिल पर वर्कआउट किया था वो हमारे पास हैच और स्लैग थे, इस वजह से हम इस साइकिल को हैच एंड स्लैग पाथवे भी कहते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करें डायरेक्शन को, जो कि मैंने पिछली अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई थी, आप उसको भी देख सकते हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो उसमें हमने एक मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम जो इंसान नेचर में पाया जाता है, यूनिवर्स में पाया जाता है, रोबिस्को की बात की थी, जो कि हमारे पास ड्यूअल नेचर का होता है। अगर आप रोबिस्को में, अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो राइबोलोज बेस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो आप इस CO पर रोबिस्को के अगर कंसंट्रेट करें, इस पर ध्यान दें, तो इसी में इसका फंक्शन छुपा हुआ है। क्योंकि रोबिस्को ड्यूअल नेचर का होता है, वो कार्बोक्सिलेशन भी करता है और ऑक्सीजनेशन भी करता है। और सवाल ये पैदा होता है कि ये कब करता है, कार्बोक्सिलेशन या ऑक्सीजनेशन। तो हमने डायरेक्शन में एक सबस्ट्रेट यूज़ किया था जिसको हम कहते थे RUBP। तो जिस वक्त प्लांट में के सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज कर जाए, तो रूबिस्को जो सा है वो कार्बोक्सिलेशन करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP के साथ मिलाकर एक हमारे लिए एक 3 कार्बन कंपाउंड बनाता था। डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको हम PGA कहते हैं, या इसको अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊँ तो फास्फोग्लिसरिक एसिड या फास्फोग्लिसरेट भी हम जिसको कहते हैं। तो इससे आगे हमारे लिए ऐसे ही हमारा डायरेक्शन या फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होता था और हमारा नॉर्मल तरीके से डायरेक्शन होता था। लेकिन जब प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन से के मुकाबले में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, तो रोबिस्को अपने नेचर को तब्दील करते हुए एक ऑक्सीजनेशन का काम करने स्टार्ट कर देता है और इस ऑक्सीजन को RUBP के साथ कन्वर्ट मिलाकर उसके साथ रिएक्शन करवाकर एक हमारे लिए 2 कार्बन कंपाउंड बनाता है, जिसको हम कहते हैं फास्फोग्लाइकोलेट, या हम जिसको फास्फोग्लाइकोलिक एसिड भी कहते हैं। और इससे आगे ये जो सा फास्फोग्लाइकोलेट है हमारे पास, ये आगे फोटो रिस्पायरेशन जो कि एक और नया साइकिल है उसको कैरी आउट करता है। और ये जो सा फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, ये हमारे लिए हमारे पास डबली वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें तो ये जो सा फोटो रिस्पायरेशन है ये 2 तरह से हमारे डायरेक्शन को नुकसान करता है। एक तो ये जो सी इस मिलिट्री पावर जो सी हमारे पास ATP और NADPH2 होते हैं, जो कि हमने लाइट ट्रैक्शन में बनाए थे, उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो उनको एक तो ये यूज़ करता है फोटो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में, और दूसरा काम ये करता है कि जो सा हमारे पास नॉर्मल डायरेक्शन है वो उसकी प्रोडक्टिविटी को रोक देता है, यानी उस डायरेक्शन को रोक देता है। तो इस तरह से ये डबली वेस्टफुल प्रोसेस है, और ये एक ड्रॉबैक है हमारे पास कैल्विन साइकिल या डायरेक्शन का। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इसकी कमियों को दूर करने के लिए, इस फोटो रिस्पायरेशन से बचने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्लांट्स ने अपने अंदर कुछ एनाटमी मॉडिफाई एनाटमी अपने अंदर डेवलप की, जिसको हम कहते हैं, अगर मैं आपको इधर बताऊं तो उसको हम कहते हैं क्रंच एनाटमी। क्रंच एनाटमी एनाटमी। तो ये होता है कि जब फास्फोग्लाइकोलेट जो सा है, जो कि ऑक्सीजन जब RUBP के साथ कंबाइन करता है और हमारे पास बनता है, तो यहाँ से आगे नया साइकिल स्टार्ट होता है, फोटो रिस्पायरेशन। तो इस पूरे इफेक्ट को हम कहते हैं वारबर्ग इफेक्ट। और जब प्लांट्स ने ये देखा कि हमारे अंदर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो नेचर में प्लांट्स में एक उन्होंने अपने अंदर एक मॉडिफाइड एनाटमी डेवलप की, जिसको हम क्रंच एनाटमी कहते हैं। तो क्रंच एनाटमी के तहत उन्होंने क्या किया कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने टाइम को चेंज कर दिया, यानी उन्होंने स्टोमेटा को दिन के बजाय रात को खोलने स्टार्ट कर दिए और दिन को वो बंद कर देते हैं। इस तरह से उन्होंने अपने अंदर थोड़ा सा टाइम की तब्दीली की। और बास प्लांट्स ऐसे थे जिन्होंने कैल्विन साइकिल की जगह चेंज करके अपने लिए इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश की और फोटो रिस्पायरेशन के प्रोसेस को कम करने की कोशिश की। और इस नतीजे में हमारे पास 2 तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। एक हमारे पास होते हैं C4 प्लांट्स, जिनको हम इस वीडियो में देखेंगे, और जबकि दूसरे हमारे पास होते हैं कैम प्लांट, जिसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज हम देखेंगे C4 प्लांट्स में किस तरह से कैल्विन साइकिल रन होता है।
तो C4 प्लांट्स ने अपने अंदर क्रंच एनाटॉमी बनाते हुए अपने अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन की कि जिससे उन्होंने अपने अंदर इस फोटो रेस्पायरेशन के जो कि हमारे पास डबली वेस्टफुल प्रोसेस है इसको कम करने की कोशिश की और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश की। तो क्रंच एनाटॉमी में इन्होंने क्या किया कि क्रंच कहते ही हैं कि रैप्ड, यानी एक रैप तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने बनाने की कोशिश की। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताऊँ डायग्राम के ज़रिए से, ड्रामेटिकली आपको मैं समझाऊँ, तो हमारे पास ये हम ले लेते हैं, एक हमारे पास लीफ का सेक्शन है हमारे पास, जिसमें यहाँ पर दरमियान में हमारे पास मिड रे में ये वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। इनके गिर्द प्लांट्स ने क्या किया कि वस्कुलर बंडल्स के इर्द गिर्द इन्होंने एक ऐसे सेल, स्पेशल किस्म के सेल डेवलप कर दिए जो कि एक शीट की सूरत में इस पूरे वस्कुलर बंडल्स के इर्द गिर्द रैप्ट हो गए, जिन सेल्स को हम कहते हैं बंडल शीट सेल। तो मैं पहले आपको लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो हम इन सेल्स को कहते हैं बंडल शीट सेल्स, या अगर आप इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहें तो BSC। तो प्लांट्स ने ये किया कि जो कि मिड रे में हमारे पास वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं उनके गिर्द उन्होंने एक ऐसी एनाटॉमी डेवलप की, एक ऐसे सेल्स अराउंड में एक रैप्ट कर लिए, डेवलप कर लिए, जिनको हम बंडल शीट सेल कहते हैं और जिनमें रोबिस्को प्रेजेंस होता है उन प्लांट्स में, C4 प्लांट्स में, और वहाँ पर उन्होंने अपना कैल्विन साइकिल रन करना शुरू कर दिया। तो अब जब हम इस पूरे प्रोसेस को हम एक डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि किस तरह से इन्होंने फोटो रेस्पायरेशन के प्रोसेस को ओवरकम किया और हमारा अपनी प्रोडक्टिविटी जो कि हमारी डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज की सूरत में बनती है उसको बढ़ाया। तो चलिए हम इसको ड्रामेटिकली देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने डायग्राम इसकी बना ली है कि इसमें मैंने दो सेल्स जाहिर किए हैं, एक मेसोफिल सेल्स जो कि स्ट्रोमेटा के बिल्कुल करीब पाए जाते हैं, जबकि दूसरे बंडल शीट सेल्स। तो यहाँ पर जब क्रंच एनाटॉमी C4 प्लांट्स अपने अंदर डेवलप करते हैं तो जाहिर बात है, ये मैंने आपको बताया कि ये लीफ का एक सेक्शन है जिसमें ये मिड रे में हमारे पास वस्कुलर बंडल सेल्स पाए जाते हैं, वस्कुलर सेल्स पाए जाते हैं, जिनके इर्द गिर्द हमारे पास रैप्ट हुए होते हैं बंडल शीट सेल्स। तो वो ये करते हैं कि उनके अंदर रूबिस्को पाया जाता है जो लीफ के बिल्कुल साथ हमारे पास, अगर मैं दूसरा यूज़ करूँ मार्कर, तो आपको पता है कि मीजोफिल्स बिल्कुल ही साथ पाए जाते हैं। और ये मीजोफिल्स ये करते हैं कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर ही कैल्विन साइकिल को स्टार्ट नहीं करते, बल्कि ये करते हैं कि जो कि क्रंच एनाटॉमी प्लांट्स ने C4 प्लांट्स अपने अंदर डेवलप की होती है, तो यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड को वो इंटर कर देते हैं इन बंडल सेल्स में जो कि वस्कुलर बंडल्स के इर्द गिर्द रैप्ट हुए होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है क्योंकि एक तो बंडल शीट सेल्स स्ट्रोमेटा से बहुत दूर हैं, बहुत फासले पर हैं, जिसकी वजह से इन बंडल शीट सेल्स में ऑक्सीजन की बहुत ही लो कंसंट्रेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कंसंट्रेशन होती है। इस वजह से कि वहाँ पर फोटो रेस्पायरेशन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए प्लांट्स ये एनाटॉमी अपने अंदर डेवलप करके इस फोटो रेस्पायरेशन के जो कि हमारे पास डबली वेस्टफुल प्रोसेस है इसको कम करते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो इस तरह मेसोफिल सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर्ड होती है हमारे पास बंडल शीट सेल में, जहाँ पर कैल्विन साइकिल रन करता है और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो यही मैंने यहाँ पर ड्रामेटिकली एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने कि किस तरह से ये होता है। तो जैसा कि ये मेसोफिल सेल्स हैं जो कि स्ट्रोमेटा के बिल्कुल साथ पाए जाते हैं, तो जब स्ट्रोमेटा से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल्स में आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम अगर यहाँ पर एक जो सा एंजाइम यूज होता है वो अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास होता है PEP कार्बोक्सिलेज। इस PEP की अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो ये हमारे पास होता है फास्फोइनोल पायरुवेट। आप याद करें कि ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास पायरुवेट से जो बिल्कुल पहले जो सा कंपाउंड बनता है हमारे पास वो पेप होता है, जिसको हम कहते हैं फास्फोइनोल पायरुवेट।
ये फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज हमारे पास एक एंजाइम है जो कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ये एंजाइम पीईपी यानी फास्फोइनोल पायरुवेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाकर हमारे पास एक कंपाउंड बनाता है। उसको मैं आगे अभी बताता हूँ। तो हमारे पास जो एंजाइम यूज होता है इंस्टेड ऑफ रुपीज को हमारे पास यहाँ पर यूज होता है पीईपी कार्बोक्सिलेज फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो जहाँ पर जो कि स्ट्रोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर मीजोफिल्स में आती है तो वहाँ इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमारे पास पीईपी कंपाउंड यहाँ पर मिल जाता है, उसके साथ अटैच हो जाता है, उसके साथ रिएक्शन करता है और हमारे पास एक नया कंपाउंड बनता है जो कि हमारे पास 4 कार्बन होता है। उसको हम कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और ये हमारे पास 4 कार्बन होता है। तो अब ये जो सा कंपाउंड हमारे पास बनता है पीईपी से, तो ये हमारे पास 3 कार्बन होता है। इससे हमारे पास एक 4 कार्बन कंपाउंड बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन के दौरान, साइकिल के दौरान हमारे पास जो सा पहला स्टेबल कंपाउंड बन रहा है वो हमारे पास ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है जो कि 4 कार्बन है। इसी वजह से हम इस साइकिल को C4 साइकिल भी कहते हैं। तो ये मेन वजह है कि हम इस साइकिल को C4 क्यों कहते हैं। तो क्योंकि इसमें एक हमारे पास स्टेबल कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रहा है, इस वजह से हम इसको C4 साइकिल भी कहते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पीईपी यानी फास्फोइनोल पायरुवेट पीईपी कार्बोक्सिलेज की मदद से जब मिलती है तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यहाँ पर हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है मीजोफिल सेल्स में ही। हमारे पास अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास कंपाउंड बन जाता है मैलिक एसिड। तो यहाँ से ये मैलिक एसिड में ट्रांसफर हो जाता है और यहाँ पर मैलिक एसिड भी हमारे पास 4 कार्बन है, यानी यहाँ पर कोई CO2 का लॉस नहीं होता। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी रिडक्शन प्रोसेस ज़रूर होता है कि NADH2 जो से हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं हमारे पास NAD+ में, और प्रोटॉन्स यानी हाइड्रोजन जो से आयंस होते हैं वो यहाँ पर इस सेक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो ये रिडक्शन होती है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में, जो कि हमारे पास अगेन 4 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो सा हमारे पास मैलिक एसिड बनता है यहाँ से ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है हमारे पास बंडल शीट सेल्स में, जो कि हमारे पास वस्कुलर सेल्स के इर्द गिर्द रैप्ट हुए होते सेल्स हैं। और इस एनाटॉमी को हम कहते हैं क्रंच एनाटॉमी, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो जब ये मैलिक एसिड हमारे पास इंटर हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है हमारे पास बंडल शीट सेल में, तो ये मैलिक एसिड हमारे पास यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो मैं लिखता हूँ अभी। तो ये मैलिक एसिड जो सामने ट्रांसफ़र किया है मीजोफिल सेल से बंडल शीट सेल्स में, ये यहाँ से हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ में यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में थोड़ा इसलिए टाइम लगा के आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं मुख्तलिफ मार्कर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी पेश ना आए। तो ये जो सा पायरुविक एसिड है ये हमारे पास 3 कार्बन होता है। तो ये हमारे पास होता है 3 कार्बन। अब ये मैलिक एसिड से जब एक कार्बन की सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पर बनती है और साथ में 3 कार्बन कंपाउंड हमारे पास पायरुविक एसिड बनता है, जो कि यहाँ पर बनता है बंडल शीट सेल में, ये दोबारा से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इनटू दी मीजोफिल सेल्स में। और जब ये मीजोफिल सेल्स में ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये पायरुविक एसिड अगेन हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है पीईपी में। तो क्या होता है कि जो कि पायरुविक एसिड हमारे पास मैलिक एसिड की सूरत में बना था, ये ट्रांसफ़र हो जाता है इनटू मीजोफिल सेल्स फ्रॉम बंडल शीट सेल्स, और ये पायरुविक एसिड जो है हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास अगेन पीईपी में, और इस तरह ये पूरा साइकिल चलता रहता है। और ये जिस
किसकी मदद से कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर एटीपी यूज़ की जाती है। तो एटीपी यूज़ की जाती है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हैं यहाँ पर मिलते हैं इस रिएक्शन में, इन्वॉल्वमेंट करते हैं और हमारे पास पीईपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप अगर देखें गौर से तो यहाँ पर एक पूरा साइकिल चल रहा है। आप देख रहे हैं कि मैलिक एसिड से जब पायरुविक एसिड बना तो ये पायरुविक एसिड अगेन जाकर मेसोफिल सेल्स में पीईपी में कन्वर्ट हो गया और ये फ्रेश पीईपी जो सी है ये अगेन कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के जरिए अंदर आएगी मेसोफिल सेल्स में, वो अगेन उसको पिकअप करके पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से, तो ये ऐसे ही रिएक्शन कैरी आउट रहेगा। तो अगर आप थोड़ा सा आगे जाएं तो मैलिक एसिड में जब मैलिक एसिड अभी कन्वर्ट हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो यहाँ पर ये होगा कि क्योंकि इन C4 प्लांट्स ने अपने अंदर एक नई एनाटॉमी डेवलप की है, इस वजह से ये जो सा कैल्विन साइकिल है वो बंडल शीट सेल में होगा, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये जो सा कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर अगेन इस कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए से हिडन एक कैल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा कि आपको पता भी है कि डायरेक्शन में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, अगर नहीं है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये हुआ था कि ये जो सा कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, ये मिलेगा हमारे पास RuBP के साथ, जो कि हमारे पास सबस्ट्रेट है RuBP, जिसकी अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो राइबोरोस बेस फॉस्फेट, इसके साथ मिलता है। और किसकी प्रेजेंस में मिलता है, तो हमारे पास यहाँ पर जो सा एंजाइम यूज होता है वो होता है रोबिस्को। और रोबिस्को की मदद से ये यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो सी है वो RuBP के साथ मिलकर हमारे पास कंपाउंड बनाती है, जिसको हम कहते हैं PGA। तो यहाँ पर मैं अगर दूसरा मार्कर यूज करूँ तो हमारे पास PGA बन जाता है, जिसको हम कहते हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड, या हम इसको फास्फोग्लिसरेट भी कह सकते हैं। और ये हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड होता है जो कि बनता है। इसी वजह से हम कैल्विन साइकिल को, मैंने आपको उधर भी बताया था कि जो कि कैल्विन साइकिल में हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन होता है, इस वजह से हम इस कैल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहते हैं। जबकि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि C4 साइकिल को हम C4 साइकिल क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सा फर्स्ट टेबल कंपाउंड बनता है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, इस वजह से हम इसको C4 साइकिल भी कहते हैं। तो अब ये जो सा PGA हमारे पास बना है RuBP और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलने से, ये आगे से कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास एक एसिड में, या हम सॉरी एसिड में तो ये नहीं होता, बल्कि एक 2 प्रोसेस से ही गुजरता है। ये जो सा PGA है ये सबसे पहले कन्वर्ट हो जाता है 1,3-bis फास्फोग्लिसरिक एसिड में, और वो एसिड जो सा है वो आगे से रिड्यूस हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप में। तो अब ये क्या होता है कि हमारे पास ये PGA कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास ट्रायोस फॉस्फेट में, ट्रायोस फॉस्फेट। अभी मैं बताता हूँ आपको कि ट्रायोस फॉस्फेट हमारे पास क्या है। तो ये यहाँ पर कन्वर्ट हो गया ट्रायोस फॉस्फेट। अब ट्रायोस फॉस्फेट जोन सी है हमारे पास, ये हम इसका अगर मैं आपको पूरा नाम बताऊं तो ये हमारे पास होता है फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है। ये रिडक्शन का यहाँ पर प्रोसेस होता है और हमारे पास NADPH2 जो कि सिलिमेट्री पावर है, जो कि हम लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस करते हैं, उसको यूज़ करते हुए हम इस PGA को यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं ट्रायोस फॉस्फेट में। और ये जो सी ट्रायोस फॉस्फेट है हमारे पास, ये हमारे पास होती है 3 कार्बन होती है। और ये जो सी ट्रायोस फॉस्फेट है ये अगेन यहाँ पर 2 काम करती है कि यहाँ पर एक तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मेरे पास जगह कम है तो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। तो हमारे पास एक तो ग्लूकोज बनता है और एक दोबारा से रीजनरेशन ऑफ RuBP होता है। तो अब 2 काम होते हैं इसके बाद ट्रायोस फॉस्फेट में। ये होता है कि यहाँ पर रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस होता है, यानी ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल की मदद से, प्रोसेस की मदद से यहाँ पर ट्रायोस फॉस्फेट जो सी है वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है। और साथ में कुछ कार्बन्स जो कि बच जाते हैं ट्रायोस फॉस्फेट के, वो यहाँ पर ATP के साथ मिलते हुए यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है रोबिस्को को, यानी ये तीसरा स्टेप मुकम्मल करती है रीजनरेशन ऑफ RuBP। तो ये प्रोसेस होता है होल, और ये हिडन प्रोसेस होता है हमारे पास बंडल शीट सेल्स में। तो क्या होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, आपके लिए रिकॉल कर दूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, तो क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए से हमारे पास मेसोफिल सेल्स में आते हैं, जो कि स्टोमेटा के साथ पाए जाते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास PEP, जिसको हम कहते हैं फास्फोइनोल पायरोवेट, और पेप कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम है, उसकी मदद से ये दोनों मिलते हैं और हमारे पास फर्स्ट टेबल कंपाउंड बनता है जो कि 4 कार्बन होता है, वो उसको हम कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और ये ऑक्सैलो एसिटिक
सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि अगेन 4 कार्बन होता है, और ये मैलिक एसिड हमारे पास ट्रांसफर कर दिया जाता है बंडल शीट सेल में, और ये मैलिक एसिड आगे से डिवाइड हो जाता है दो कंपाउंड्स में, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड में और दूसरा हमारे पास पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड होता है और ये यहाँ पर दोबारा से ट्रांसफर हो जाता है मीसोफिल सेल्स में, और दोबारा से एटीपी की प्रेजेंस में हमारे पास पीईपी में कन्वर्ट होकर दोबारा से साइकिल को रन करता है। अब ये जो सा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनती है मैलिक एसिड से, ये अगेन यहाँ पर एक हिडन कैल्विन साइकिल को रन करता है। तो कैल्विन साइकिल किस तरह से रन होता है, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड जोन सी है ये कन्वर्ट हो जाती है सबसे पहले हमारे पास स्टेबल कंपाउंड में पीजीए में, जिसको हम फास्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। ये फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाता है ट्राइओस फास्फेट में, जिसको हम कहते हैं फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है क्योंकि यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैंने किया है। तो ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है हमारे पास, इसके थ्रू मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी 6 कार्बन यहाँ पर हमारे पास होते हैं। उनमें से एक कार्बन जो है वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए चला जाता है, जबकि जो कि प्रोसेस जिसकी वजह से ग्लूकोज बनता है वो हमारे पास होता है ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल, यानी ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स प्रोसेस यहाँ पर होता है। और जो कि 5 कार्बन हमारे पास बच जाते हैं वो दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं आरयूबीपी की रीजनरेशन में, और हमारे पास आरयूबीपी बन जाता है, और यहाँ पर एटीपी यूज होते हैं और हमारे पास एडीबी रिलीज होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पर इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा हो जाता है, मैं आपको उधर डायरेक्शन में भी आपको बताया था कि हमारे पास ग्लूकोज है उसके लिए हमें 6 कार्बन की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 कार्बन जाता है, क्योंकि मैंने आपकी आसानी के लिए एक ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को ऊपर लेके चला हूँ, तो इसलिए हमारे पास एक, इस कहने का मतलब यह है कि हमारे पास एक टर्म के कैल्विन साइकिल की एक टर्म से हमारे पास ग्लूकोज का 1/6 मॉलिक्यूल बनता है। अगर हम पूरे इस कैल्विन साइकिल को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास पूरा ग्लूकोज का हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाता है, और ये जो कि हमारे पास तो इस तरह से हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज होता है। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल हमारे पास C4 प्लांट्स में कैरी आउट होता है। अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप पिछली जो से मेरी वीडियो डाली है डार्क रिएक्शन, पहले उसको देखें, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें C4 प्लांट्स में, और इन दोनों को कंपैरिजन करें और दोनों का आप साइकिल को एक पेज पर लिखें और दोनों को कंपैरिजन करें, जिससे आपको और अच्छे तरीके से इसके कंसेप्ट जहन में बैठ जाएंगे। और इसी क्वेश्चंस में, इसी टॉपिक्स में से बहुत से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लें तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि C4 प्लांट्स सबसे पहले जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो कौन सा होता है, जो जैसा कि यहाँ पर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है, ये क्वेश्चन आ सकता है। या आ सकता है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ सबसे पहले किस सबस्ट्रेट के साथ मिलती है, तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन है आ सकता है। कौन सा एंजाइम यूज होता है वो आ सकता है। तो ऐसे बहुत से बेशुमार नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ईटा में, नीट में पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना होगा, समझना होगा, अपने कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मेरा जो सा एक पर्पज़ है वीडियो बनाने का कि मैं आपके के लिए एक बहुत ही आसान तरीके से आपको बायोलॉजी के कंसेप्ट दे सकूं, तो ताकि वो मेरा कंसेप्ट जो सा मेरा पर्पज़ है वो क्लियर हो सके, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। खुश रहिए, खुश रखिए, अल्लाह हाफिज़।